हेलो व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और मैं हूं आपका होस्ट हिमांशु देवान। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो कि इंडियन आर्मी की राजपूताना राइफल से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है कैप्टन रिटायर्ड जसदीप सिंह सर। जसदीप सर इंडियन आर्मी में रिटायर्ड होने के बाद में काफ़ी सारे न्यूज़ मैगजीन्स के लिए, कुछ एक न्यूज़ आर्टिकल्स के लिए, अपने न्यूज़ पोर्टल्स के लिए आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। और इसके अलावा ये ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, एज अ डिफेंस एनालिस्ट भी बहुत ही अच्छे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच हिमांशु एंड इट इज माय प्लेजर दैट आपने मुझे इनवाइट किया है और मैं अपने व्यूज शेयर कर पाऊंगा आपके व्यूअर्स के साथ। थैंक यू जी। वेरी मच। तो व्यूअर्स, कैप्टन जसदीप जो है, इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट के बाद में आपको मैं इनका एक थोड़ा रोचक तथ्य बताना चाहूँगा कि सर के फैमिली पूरी इंडियन आर्मी से ही बिलोंग करती है। इनके ग्रैंडफादर और फादर आर्मी में सर्व कर चुके हैं और ये थर्ड जनरेशन सोल्जर है अपनी फैमिली से। सर, थैंक यू हमारे को आज ज्वाइन करने के लिए सर। तो सर, आज का सर हमारा आज ये सर जो शो है ये रहेगा। अभी जो सर एक फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया के अंदर, जिसमें काफ़ी सारे असामाजिक तत्व भी जुड़ चुके हैं इस फार्मर प्रोटेस्ट से। और ये फार्मर प्रोटेस्ट जो एक पीसफुल तरीके से स्टार्ट हुआ था पंजाब में पिछले साल 2020 के सितंबर और अक्टूबर में, अब वो काफ़ी ज़्यादा अराजक हो चुका है और इस पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी इनको सपोर्ट कर रही हैं। तो सर, आज हम कुछ मेरा आपसे कुछ तकाजा है इसी के रिलेटेड कि क्या ये फार्मर प्रोटेस्ट जो हैं, क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से जो स्टार्ट हुआ था, क्या ये इतना वायलेंट क्यों हो गया है? सर, मेरे इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सर, उसके बारे में आपसे मैं आज कुछ जानना चाहूँगा। तो जी सर, तो मेरा आपसे सर पहला क्वेश्चन ये है कि जो ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सर क्या ये ऑथेंटिक है नेचर के हिसाब से? तो हिमांशु, जैसे आपने अभी जो इसका बैकग्राउंड दिया है, तो इसमें जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये ऑथेंटिक है कि नहीं, तो इसके मैं आपको पहले तो बैकड्रॉप में लेके जाऊंगा कि ये शुरू कहाँ से हुआ है। जब 2020 में कोविड 19 की सिचुएशन थी तो पार्लियामेंट का सेशन चल नहीं पाया था, तो जून के महीने में जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे और उस ऑर्डिनेंस के थ्रू ये जो 3 बिल्स हैं इनको इनकॉर्पोरेट किया गया था, जिसको सितंबर के अंदर पार्लियामेंट से वो कॉन्स्टिट्यूशनली पास करा के और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जब ये बिल इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आने से पहले ही जो फार्मर्स लीडर थे पंजाब के अंदर या कुछ हरियाणा के अंदर या कुछ रिफॉर्मिस्ट जो फार्मर्स एग्रीकल्चर या एग्री इकोनॉमिक्स में डील करते हैं, उन्होंने पहले से ही इस चीज को जो है हवा देनी शुरू कर दी थी कि दिस इज एंटी फार्मर लॉ। हालांकि अभी तक वो पार्लियामेंट में आया भी नहीं था। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ इन दी मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। पार्लियामेंट में सितंबर में आया है। तो उनके पास कुछ ड्राफ्ट उनके हाथ लगे थे जिससे उन्होंने पहले से ही इसको मोबिलाइजेशन करना शुरू कर दिया था। तो जो एनडीए का अलायंस पार्टनर है श्रोमणी अकाली दल, उसने गवर्नमेंट को पहले से बोलना शुरू कर दिया कि इसमें आपको रेजिस्टेंस आएगा, इसमें फार्मर्स आर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज इसमें दे आर अंडर दिस इनसिक्योरिटी फीलिंग कि हमारे को इसके अंदर ज्यादा लाभ नहीं होगा। तो उसके बाद जब ये बिल पास हो गया तब श्रोमणी अकाली दल ने एज अ एनडीए पार्टनर अपने आप को इसमें से विड्रॉ कर लिया और उन्होंने साथ में ये बोला कि हम प्रो फार्मर है, ये बिल एंटी फार्मर है, बिकॉज उनको ग्राउंड से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि फार्मर्स आर गेटिंग अनॉयड विद अकाली दल बहादुर। तो सितंबर के महीने में पंजाब के अंदर जो रेलवे लाइन थी उनके ऊपर आके ये प्रोटेस्ट अपनी फर्स्ट, इसको हम प्रिलिमिनरी स्टेज बोलते हैं, उसके अंदर आके ये जो दिल्ली से लेके जम्मू का रेल ट्रैक है जो वाया अम्बाला जाता है, तो जी। ये इसमें थे फार्मर्स। इन्होंने बेसिकली 2-3 इंपॉर्टेंट जगह रेल ट्रैक को ब्लॉक किया टुवर्ड्स पंजाब साइड। इंटरेस्टिंग चीज आप इसमें देखिए, ये टुवर्ड्स पंजाब साइड ब्लॉक किया गया और लगभग 1 महीना वो 1.5 महीना बैठे रहे और उनका ये कहना था कि ये लॉस को आप रिपील करिए और दिस इज एंटी फार्मर। और जब पंजाब में कोल की शॉर्टेज होनी शुरू हुई तो क्योंकि कोल आता है वाया रेल, तो पब्लिक प्रेशर बिल्डअप हुआ। तो अब पब्लिक प्रेशर बिल्डअप हुआ बिकॉज इसमें प्रेस्टीज इशू भी आ गया कि अभी उठे कैसे। तो बजाय उठने के इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम यहाँ से उठ के दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि कोल की हम रेलवे लाइन नहीं रोकेंगे, पंजाब को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेट अस गो एंड कैंप इन दिल्ली। तो इन्होंने 26 नवंबर का एक कॉमन कॉल दिया जिसमें कुछ इनके ग्रुप हैं हरियाणा से और कुछ ग्रुप्स वेस्टर्न यूपी से बाद में जुड़ गए और इन्होंने स्टार्टिंग में आके अंबाला पे क्रॉसिंग करी, वहां पर इनके ऊपर थोड़ा पुलिस ने रेजिस्टेंस दिया।
और फाइनली ये आके सिंघू बॉर्डर पे इनको रोक दिया गया कि आप नहीं जाओगे। उसके बाद हमारे गृह मंत्रालय ने बोला कि अगर आपको जगह चाहिए तो हम आपको बुरारी का मैदान है जो बहुत बड़ा, वहां दे सकते हैं, बट दे साइड कि नहीं, अभी हम यहीं बैठेंगे एंड वी विल नॉट गो अहेड until unless you don't repeal the law। इसके अंदर काफी निगोशिएशन हुई, उसमें मीटिंग्स भी हुई, और तब तक तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक चल रहा था क्योंकि उसके अंदर एक जेन्युइन कॉज था। क्राउड मोबिलाइजेशन भी हुआ था, वेस्टर्न यूपी के भी कुछ फार्मर जुड़ गए, हरियाणा के भी कुछ फार्मर जुड़ गए, और मास मूवमेंट की तरह जिसको हम कहते हैं नोबल कॉज जो होता है वो ये मोबिलाइज होता गया। हाउएवर इसके अंदर कुछ एलिमेंट शुरू से ऐसे थे जो इस दिल के रास्ते अपनी जो एक मूवमेंट जो पहले से पंजाब में चल रही थी उसको भी साथ साथ इको कर रहे थे। हालांकि हिमांशु, मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये शेयर करूंगा, हैविंग बिलोंग टू पंजाब, पंजाब में आज भी ये जितने भी सेपरेटिस्ट और ये खालिस्तानी, ये जितने भी हम ग्रुप की बात करते हैं, इनको कोई पूछता नहीं है पंजाब के अंदर। आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ, जी इनकी सर। 1% भी इनकी पकड़ नहीं है, होल्ड नहीं है, इनका कुछ बेस नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट जरूर होते हैं जो कुछ यूट्यूब वीडियोस, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए या इमोशनली चार्ज करके पुरानी 1984 की फोटोग्राफ्स दिखा के लड़कों को, यूथ को एक उस पर्टिकुलर मास मूवमेंट में एसोसिएट करते हैं, प्राइमरली फ्रॉम यूएसए एंड कनाडा एंड यूके, बिकॉज वहां पर अभी भी बहुत सारे लोग जो 88 89 में पंजाब से गए थे, दे आर पार्ट ऑफ यू कैन से रेडिकल ग्रुप्स, जिन्होंने आके जाके वहां पर अपने रेडिकल सेटअप कर लिए, लाइक सिख फॉर जस्टिस है जो यूएसए के अंदर है, या एक रेफरेंडम 2020 में मिस्टर पन्नू जी ने चलाया था, हालांकि वो बिल्कुल ही सुपर फ्लॉप रहा, उसमें कुछ मिला नहीं उसको। उसने एक्सटॉर्शन किया, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करा कि आप पैसे दीजिए, मैं आपके लिए सेपरेट स्टेट बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और लोगों ने भी जिसको हम बोलते हैं भेड़ चाल की तरह उसको पैसा दिया, और वो सारा पैसा बर्बाद हो गया, और आज जो है लोगों के पास हकीकत उसके उनके सामने है कि उसने कैसे उनको चीट किया। हाउएवर होता क्या है कि जब इस टाइप की इमोशनल चार्जिंग होती है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ लोग जो है वो कैरिड अवे हो जाते हैं, हालांकि उनकी परसेंटेज बिल्कुल लिमिटेड होती है। बट हमेशा एक फिलॉसफी ये देखी जाती है, जब प्रो गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट या वट एवर इट इज, इसमें आपने स्टार्टिंग में ऐसा कुछ कर दिया होता है वो आपको हमेशा के लिए इको करता है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, 26 नवंबर को जब ये आंदोलन दिल्ली की तरफ आ रहा था तो कुछ लोगों के ऐसे बयान थे जो सेपरेटिस्ट टाइप के बयान थे, लाइक हमने इंदिरा गांधी को टिकाने लगा दिया तो मोदी क्या चीज है, या हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो मीडिया की आईज में वो बयान जो आए और वो इट वेंट वायरल, बिकॉज पीपल आर वेरी लेस रेड अबाउट हिस्ट्री ऑफ फ्यू स्टेट्स। तो कई बार क्या होता है, जो आपको जनरल परसेप्शन होती है उससे आप कैरी अवे हो जाते हैं कि ऐसा ही हो रहा है शायद वहां पर। हालांकि उन लोगों को उसके बाद कभी भी किसान मोर्चा है जो मेन, उन्होंने कभी अपनी स्टेज पे उनको आने नहीं दिया। हालांकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत था कि हम भी सिख हैं, हम भी आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट बिकॉज एक उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम आने नहीं देंगे और इनको भी नहीं आने देंगे, जो रेडिकल्स और ये सब पार्टी। तो ये रेडिकल्स ने क्या किया, स्लोली स्लोली अपना एक गठबंधन टाइप का, जिसमें एक दो लोग, पंधेर और ये पन्नू और ये जिसका एक लड़के का नाम आया बाद में, दीप सिद्धू एंड ऑल, इन्होंने जो मेन जहां पर अभी स्टेज लगी वहां से 250-300 मीटर आगे एक स्टेज अपनी सेपरेट लगा के रखी हुई थी। तो ये ग्रुप पैरेलली उनके साथ चल रहा था, इनके कॉनोटेशन अलग थे, ये इनको आप कह लो गरम दल में कह लो। हालांकि इनकी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी जो है वो ऑलमोस्ट 30% सेम है, बट 70% अलाइन है, क्योंकि उनके अंदर वेस्टर्न यूपी के भी फार्मर है, हरियाणा के भी फार्मर। तो ये जो गरम दल था, गरम दल में खाली एक मेंबर नहीं था, मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ, इसमें बहुत सारे और भी फ्रिंज एलिमेंट्स भी थे जो कि इस मूवमेंट को यूज करते हुए अपने अन्य मूवमेंट्स को या अन्य एम्स को अचीव करना चाहते हैं। तो ये जो ऑथेंटिसिटी की बात होती है, ये कुछ हद तक ऑथेंटिक था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये गांव से ही शुरू हुआ। जी तो सर। और ये कैसे रहा कि लोगों को एक नेगेटिव फीड दिया गया कि ये बिल जो है एंटी फार्मर है, विदाउट टेस्टिंग द ग्राउंड। ये होता है ना कि आप पहले किसी चीज को टेस्ट करिए कि क्या ये आप
नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं। हम्म, हमने बिल को टेबल पे आने से पहले ही कंडेम कर दिया है कि ये नेगेटिव होंगे। तो गवर्नमेंट ने जब बिल इनको बनाए तो गवर्नमेंट ने भी थॉट प्रोसेस दिया, गवर्नमेंट ने भी थिंक टैंक से बात करी, गवर्नमेंट ने पूरा जो डब्ल्यूटीओ में उसकी कमिटमेंट्स है उनको भी ध्यान में रखा। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो अभी हमको रिफॉर्म्स करने, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर इज प्रोबेबली दी ओनली सेक्टर विच इज लेफ्ट नाउ जिसको हमने फुल्ली ओपन मार्केट कॉन्सेप्ट में नहीं लेके आए हैं। जी सर। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस चीज को हमेशा एडवोकेट करा है कि इंडिया की जो जीडीपी है इट कैन ग्रो इन डबल फिगर्स, मे बी 16-17%, 14-15-13% और नॉर्मल है कि अगर हम फार्म सेक्टर को इसमें प्राइवेटाइजेशन में लेके आते हैं, बिकॉज हमारा बहुत सारा फूड ग्रेन, लगभग 40% के आसपास फूड ग्रेन हमारा खराब हो जाता है बिकॉज वी डोंट हैव वेयर हाउस कैपेसिटी। हम्म, तो ये तो बिल नंबर 2 है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसको भी अमेंड करा गया है कि कोई भी कंपनी अनलिमिटेड स्टॉकिंग कर सकती है। तो क्योंकि एफसीआई के जो गोडाउन है दे आर नॉट वेल इक्विप्ड, वो छोटे गोडाउन है, उनकी कैपेसिटी हमारी होल्डिंग कैपेसिटी की 10% भी नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत सारा हमारा जो क्रॉप है, ग्रेन है, वो खराब हो जाता है। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करते हैं तो दे विल हैव द कैपेसिटी टू स्टॉक इन ह्यूज नंबर्स। और जहां तक रहा हमारा एमएसपी का सवाल या जो हमारा ओपन प्राइवेट सेक्टर का सवाल था, गवर्नमेंट ने इसको रीअश्योर करा है कि आपको एमएसपी जो है वो बंद नहीं होगी। और तीसरा बिल था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आज से नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो बहुत दिनों से चल रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को गवर्नमेंट ने खाली एक डॉक्यूमेंट में उसको मैंडेट किया, उसमें कुछ प्रोविजंस डाली ताकि उसको हम एक जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेड वे में उसको कर सकते हैं। पहले क्या था कि जिसका जैसा मन था वो वैसा करता था। पर हुआ इसमें क्या है, इन 3 बिल्स में एक इंटरप्रिटेशन जो है वो उसकी कुछ कमी रह गई, और कुछ इसकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट में भी कमी रह गई। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जी सर। हमेशा नेगेटिविटी पहले सेल होती है बजाय पॉजिटिविटी के। तो हम्म, जो एंटी गवर्नमेंट विंग्स थे, जैसे कुछ कांग्रेस के लोग थे, कुछ विपक्ष के और लोग थे, या कुछ ऐसे किसान नेता थे जो पहले कांग्रेस की टिकटों में लड़े हुए हैं और हार गए, पर अभी भी उनके कांग्रेस के साथ उठना बैठना है, या कुछ ऐसे कमीशन एजेंट जिनको लगा कि ये बिल आने से शायद हमारा जो कमीशन एजेंट का काम है वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये सारी कंबाइंड हो के ये सारा एक जिसको कहते हैं कि रेनबो जो बन गया, हर तरह के लोग इसमें उन्होंने जोड़ दिए। कईयों के मन में ये डर डाल दिया कि मंडियां खत्म हो जाएंगी तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो जो वहां लोड करने वाला था, जो सप्लाई करने, उसको वो भी जुड़ गया इनके साथ आगे। हम्म, तो जुड़ते 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 फिर वेस्टर्न यूपी के भी लोग जुड़ गए। हालांकि मैं आपको इंपॉर्टेंट एक चीज बताता हूँ, वेस्टर्न यूपी के जो लोग हैं उनका मेन एम ये खेती का ये जो बिल है उससे कम रिलेशन है। उनकी फ्रस्ट्रेशन कुछ और है। उनकी प्रॉब्लम है, उनको शुगर केन के जो ड्यूज हैं वो बहुत दिनों से मिले नहीं है। तो जो वेस्टर्न यूपी का एरिया है, स्पेशली मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, खतौली और ये सब एरियाज, ये शुगर केन बाउल या शुगर केन बेल्ट है। तो इनका एक स्लिप सिस्टम चलता है, तो इनको काफी दिनों से ओवर ड्यूज है इनकी पेमेंट, और इनका स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ इशू चल रहा है। इट इज इन फाइनल स्टेज, मोस्ट लाइकली इट विल बी रिजॉल्व। तो इन्होंने उसको अपना एक इशू बना लिया और साथ में इसके साथ जुड़ गए। और एक ये जिसको बोल सकते हैं हम एक कंबाइंड मूवमेंट बन गया जाट्स एंड सिक्स का, और जाट सिख का, और ये एक टोटल एक मूवमेंट बन गया जिसको कहते हैं। जी। तो ये तब तक ऑथेंटिक रहा। अभी ऑथेंटिसिटी पार्ट 2 में हम जो हमने देखा 26 तारीख को रिपब्लिक डे वाले दिन, उससे तो देश दुनिया के सामने ये साबित हो गया कि ये एक मेलिशियस इंटेंट थी बाद में। हालांकि जो जी, किसान तो सर मेन मेरा तो सर इसी पे सवाल है कि आपने जब 26 तारीख का एक बताया, तो सर ये वायलेंस क्या पहले से प्लान था? तो 26 जनवरी का एक वायलेंस हुआ, इसके ऊपर भी रिपोर्ट्स ये आ रही कि पहले से प्री प्लान हुआ था। तो सर इसके ऊपर आपका थोड़ा सा कुछ रोशनी डालें सर। यस, इसमें अभी जैसे मैं आपको अभी पहले बता रहा था, इसमें कुछ दल ऐसे थे जब इनकी दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग हुई है ट्रैक्टर परेड की 26 तारीख के, उससे पहले इनकी 6 मीटिंग हुई है, 18 तारीख को, 20 को, 22 को। तो रूट फाइनलाइजेशन हुआ। तो किसानों ने एग्री किया दिल्ली पुलिस के साथ, उनको राइटिंग में दिया कि ये रूट रहेगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, और हमारे लोग बिल्कुल संयम बरत के
12 बजे से 5 बजे तक परेड करेंगे। जी पर सर। ये जो दूसरा ग्रुप था, ये इनके साथ शुरू के साथ इनकी कंटेंशन थी कि नहीं, हम दिल्ली के अंदर घुसेंगे। अभी मैंने इसमें एक पहले भी अपना व्यू पॉइंट शेयर किया है कि अगर आपको लगा कि ये दूसरा ग्रुप बागी हो सकता है, या तो आप परेड कैंसिल कर देते, हम्म, या फिर इनको पुलिस के हैंड ओवर कराते, या पुलिस में एफआईआर लिखवाते, या आप अपने लोगों को इनसे आगे रखते। अभी आप अपना हाथ नहीं पीछे कर सकते कि हमको पता नहीं कि ये कौन लोग आ गए या कौन। एक दीप सिद्धू या एक XYZ के बस का बात नहीं है 2-4 लाख लोगों को इकट्ठा लाल किले पे चढ़ा देना। इट इज नॉट अ वन मैन जॉब। और अभी हमने लास्ट 3-4 दिन में देखा है, जो ये बाहर के लोग, ये टूल किट पार्टी और ये सब, इन्होंने जो इंडियन एम्बेसीज के बाहर दिसंबर से ही प्रदर्शन करने शुरू कर दिए थे और हैशटैग चलाए ट्विटर के, तो ये एक ऐसा सीन हो रहा है कि एक डिलिबरेट अटेम्प्ट था कि 26 तारीख को हमको ऐसा कुछ करना है, पुलिस को हुडविंक करके या पुलिस को धोखा देके। एक तरफ तो आपने कमिट करा कि हम एक रूट पे जाएंगे, दूसरी तरफ आपके बहुत सारे लोग इधर घुस गए। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं पता ये कौन है। अगर हम्म, आपको नहीं पता है कौन है, तो आपने फिर पहले ही इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए था। जब मुझे पता है कि कुछ रेडिकल लोग हैं, अगर वो बागी हो सकते हैं, तो उसके बावजूद प्लस मिस्टर महेंद्र सिंह टिकैत ने पहले ही बोल दिया था कि हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, बैरिकेड तोड़ देंगे, बकल उतार देंगे। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये एक पुलिस को धोखे में रखा गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसको हम बोलते हैं। जो कमिश्नर साहब दिल्ली पुलिस को उन्होंने बोला कि देयर वाज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इट इज नाउ बिकमिंग वेरी क्लियर कि इट सीम्स टू बी अ वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड मूव मच बिफोर 26 जनवरी से पहले का ही ये था। ये इम्प्रॉम्प्टू नहीं होता इतना बड़ा काम कभी। जी सर। तो सर इसी सर संदर्भ में मेरा आपसे एक प्रश्न है कि अभी सर जो ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक मानवाधिकार पर्यावरण की कार्यकर्ता हैं स्वीडन की और जानी मानी यूरोप में काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, जिन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से जो अमेरिका जब ट्रम्प के अंडर में जब अलग हुआ था पेरिस समझौते से, तो उस हम्म। पे उन्होंने काफ़ी विरोध जताया था। लेकिन ये अचानक इन्होंने आके फार्मर्स के सपोर्ट में एक बड़े ज़बरदस्त अपने 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट में इन्होंने अपना एक विरोध जताया और एक दूसरे ट्वीट में इन्होंने अपनी खुद की पोल खोल के रख दी, जिसमें उन्होंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जो पूरे विश्व भर की जितनी भी हमारी मीडिया है उसके ऊपर ये काफ़ी प्रचलित रहा और इसमें पूरा एक प्लान डॉक्यूमेंट था। तो सर ये जो विदेशी हस्तियां जो जैसे आ रही हैं कि रिहाना आ रही हैं अभी और मियाँ खलीफा, और जो जिनका इन इन सब से कुछ लेना देना नहीं है, और कमला हैरिस की भतीजी हैं मीना हैरिस, वो इस पर ट्वीट कर रही हैं। तो सर आप क्या मानते हैं, क्या ये विदेशी ताकतों का एक गठजोड़ है भारत के छवि को बदनाम करने के लिए? यस हिमांशु, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड आई फुली एग्री एंड एंडोर्स योर व्यूज कि ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल प्लान्ड एंड वेल फंडेड एक्टिविटी। इसमें मैं वर्ड इन्वर्टेड कॉमर्स में दोबारा यूज कर रहा हूँ, फंडेड। हम्म, देखिए, कोई भी मास मूवमेंट जो होता है, वो बिना लॉजिस्टिक के, सप्लाई चेन के और फंड्स के कभी मूव नहीं करता। अभी चाहे ये मैडम रिहाना जी जो सिंगर है, ये मियाँ खलीफा है, ये ग्रेटा है, मीना हैरिस है, या कुछ लोग ऐसे इंडिया के अंदर भी है इनके भाई बहन, ये अकेले बाहर नहीं है। इनको क्या पता लगा जो लड़की बारबेडोस में है या कोई लेबनान में, कोई स्वीडन में बैठी है, उसको पता है सोनीपत कहाँ है, कुंडली किधर है, सिंगू बॉर्डर किधर है, जी नहीं सर। गाजीपुर किधर है। तो इफ दे आर नॉट अवेयर कि बेसिक डेमोग्राफी या हमारे कल्चर क्या है, या हमारे क्रॉप क्या है, या हमारे बिल क्या है, हमारे अपने लोगों को कईयों को नहीं पता होगा कि ये 3 बिल क्या है जो वहां बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, तो इनको कहाँ से पता लगेगा कि ये प्रो फार्मर है या एंटी फार्मर। देखिए, इसके अंदर जो अभी प्राइमा फेसी निकल के आ रहा है, सबसे पहले तो हमने जो प्रीवियसली बात करा, ये दिसंबर के सेकंड वीक से ही मोबिलाइजेशन शुरू हो गया था। और इसमें बहुत सारे ग्रुप्स, जो सिख फॉर जस्टिस, या एक मो धालीवाल का नाम आ रहा है, या 2-4 लोग और हैं जो रेडिकल्स हैं, उनकी अमेरिका के अंदर काफी जो है अंदर जान पहचान है। प्लस हमारे कुछ एक दो सिंगर हैं जो काफी इन्फ्लुएंशियल है, उनकी भी लॉबी काफी स्ट्रांग है, बिकॉज वो काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं से कुछ फॉरेन एजेंसीज का भी इसमें हाथ लग रहा है, कहीं ना कहीं से ये तार जोड़ के इन्होंने इनको अप्रोच किया है, ये सिंगर को या ये एक्टिविस्ट को या दैट अदर लेडी। और क्योंकि उनके थ्रू इन्होंने इसको एक पब्लिसिटी देनी शुरू करी है, नेगेटिव पब्लिसिटी, बिकॉज उनकी मास फॉलोइंग बहुत है। वो कुछ भी ट्वीट करेंगे, फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, उसको कोई इग्नोर नहीं करता, उसको लोग पढ़ते हैं।
जब वो पढ़ते हैं, चाहे वो 30 करोड़ लोग हैं या 50 करोड़ लोग हैं, तो उसका एक रिपल इफेक्ट जरूर आता है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। However, now it is amply clear कि this was a malicious sentence, यानी कि ये एक साजिश जो है वेल प्लान तरीके से करी गई है। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि उसमें कुछ 18 करोड़ रुपए या कुछ पैसा दिया गया किसी एजेंसी द्वारा इन दोनों तीनों को ये सब ट्वीट्स करने के लिए और इसको स्प्रेड करने के लिए। तो दिस इज अ वेल प्लान स्ट्रेटेजी, वेल एग्जीक्यूटेड। और इसमें हैशटैग्स भी चलाए गए हैं, उसको इको किया गया। अभी उसमें कुछ इंडिया के भी लोग हैं जिन्होंने इनको फीड दिया है, इन्होंने रीट्वीट किया है। अगर कोई फॉरेन का आदमी ऐसी चीज कर रहा है और हम उसको रीट्वीट कर रहे हैं या उसको री एंडोर्स कर रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम कॉन्स्पिरेसी और द सेम व्यू पॉइंट। तो ये एक वेल कोऑर्डिनेट मूव था। अभी जहां तक ये टूल किट थ्योरी जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये जो लड़की है ग्रेटा, अभी इनका जो क्रेडिबिलिटी है वो तो अभी सबको पता है कि क्या है। बेसिकली इन लोगों का एम क्या रहता है कि फंड्स लो, बिकॉज फर्स्ट स्टार्टिंग में ये उन एरियाज में घुसते हैं जहां पर वो कंट्रोवर्शियल एरिया होते हैं। जैसे हमारे भी कोई एक्टिविस्ट होते हैं, कहीं गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट का काम करने जाती है, वो अपने एनजीओ का झंडा लेके वहाँ ग्रीन ट्रिब्यूनल ये वो उसको इन्वॉल्व कर देते हैं और फॉरेन से फंडिंग लेते हैं ताकि कंट्री की डेवलपमेंट ना हो पाए, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रुक जाता है। इसी तरह ये क्लाइमेट चेंज के नाम के ऊपर पैसा बटोरती है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इनको जो है अपने अमेरिका को इससे विड्रॉ भी करके भी रखा था। हालांकि अभी आके उसको चेंज कर दिया गया। सो पीपल हु आर टोटली इनटू दिस थिंग, दे अंडरस्टैंड कि इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है। ये सिर्फ पैसा लेके काम करने वाले लोग हैं, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कल को कुछ जापान में कुछ होगा या कहीं रशिया में कुछ होगा या कहीं उधर होगा, ये वहां पर भी पहुंच जाएंगे, इनको पैसा मिलना चाहिए बस। देयर मेन एम इज टू मूव ऑन मनी। ठीक है, चाहे वो मियाँ खलीफा है, रिहाना है, या ये ग्रेटा है, या whoever it is, these people main aim is to mint money और टू गेट नोबेल प्राइज, मैग्सेसे अवार्ड या इस टाइप के अवार्ड जिससे इनकी लाइमलाइट बनी रहे। और ये एजेंसीज के लिए, जो फॉरेन की एजेंसीज होती हैं या जो प्रोपेगेंडा किंग्स होते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया टूल का काम करती है। हालांकि आवर पीपल आर नाउ वेरी वाइज, वो हर चीज को समझते हैं। और हमारा मीडिया भी कुछ हद तक बहुत सपोर्टिव रहा है। 99% मीडिया ने इनको जो है धिक्कारा है, बिकॉज नो इंडियन वुड लाइक दैट एनी थर्ड पार्टी शुड इंटरफेयर इन अवर वर्क। हम इंटरनल इश्यूज हमारे हैं, हम अपने आप देखेंगे कि क्या है उसमें। जो लोग कभी जिनका कोई लिंक नहीं है इंडिया के साथ, वो ऐसी चीज पे कमेंट कर रहे हैं जो पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो इट क्लियरली शोज इट इज अ वेल प्लान्ड इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। जी, तो सर इसी से एक मेरा एक सवाल जुड़ा हुआ है कि सर अभी जैसे जो हमारे फॉरेन नेशंस हैं, जो कि चाहे तो हम कनाडा लेते हैं या फिर ब्रिटेन लेते हैं, जहाँ या फिर यूएस है, जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज हैं या यूरोपियन नेशंस हैं, उसमें भी एक अभी काफ़ी आवाज़ उठ रही है कि वहाँ पे जितने भी इंडियन ओरिजिन एमपी हैं, या तो जो पंजाब से बिलोंग करते हैं या फिर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया से, वो भी ये काफ़ी ये आवाज़ अपनी उठा रहे हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको ये इंडिया की जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पर अपना सपोर्ट देना चाहिए। उस पर नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे बात करके इसको जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए। तो सर आप क्या समझते हैं कि जब भी कोई इंडिया में ये प्रोटेस्ट शुरू होता है, तो भारत को क्या ये तोड़ने की एक साजिश रची जाती है फॉरेन नेशन में, ताकि इंडिया सुपर पावर ना बन पाए और केवल अपने भारत के जो अंदरूनी मामला है उसमें ही फंस के रह जाए? हाँ, तो ठीक बोला। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कनाडा में, अभी कनाडा के अंदर वहां पर 10-12 जो है वो सिख या इंडियन ओरिजिन के वहाँ एमपी या मिनिस्टर हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी पहले होते थे वो बहुत सारे। उधर क्या है, कंपल्सिव पॉलिटिक्स है। अगर वो इधर की इश्यूज को वहाँ इक्वल नहीं करेंगे तो उनको वहाँ वोट नहीं मिलते। इट इज समवट लाइक, आपको अगर ध्यान होगा, केरल के अंदर फ्लड आए थे तो वहाँ सऊदी अरेबिया भी वो कह रहा है कि ऐसा है कर लो, वैसा कर लो, पैसा ले लो। तो द पॉइंट वाज इंडियन गवर्नमेंट रिफ्यूज टू टेक एनी मनी फ्रॉम सऊदी अरेबिया, बिकॉज सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्रीज की प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ बहुत सारे लोग साउथ से काम करते हैं, तो उनको एक सिंपथी दिखानी पड़ती है कि हम तुम्हारे साथ हैं। सेम चीज यूके में और कनाडा के अंदर ज्यादा है। तो बेसिकली क्या है कि बिकॉज इट इज ऑल वोट बैंक पॉलिटिक्स, इस वोट को प्राप्त करने के लिए वहाँ के एमपीज हैं, वो जो हमारे रोल ऑपोजिशन के लीडर यहाँ प्ले करते हैं, वो वही उनके भाई वहां बैठे हुए हैं, वो उसी को ही एक अंग्रेजी में वहां पर वोट बटोरते रहते हैं उसके नाम पे। और उनकी एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो उनको सस्ती लेबर मिलती है, इंडिया से लोग वहां जाके कम रेट में काम करते हैं। तो
दे हैव टू कीप पीपल ऑफ इंडिया, स्पेशली पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया हैप्पी, कि वो आते रहे और उनको ये प्रेजेंट होता रहे कि हम आपके हकों के लिए लड़ते हैं। अगर आप उनकी खुद की स्थिति जाकर देखो, उधर ब्लैक्स के साथ कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर, पर वो अपनी बात कभी नहीं करेंगे। जी सर। दे विल ऑलवेज स्पीक अबाउट अदर्स, और आप उनकी बात में इंटरफेयर करने जाओगे तो वो उसको बिल्कुल टोटली इग्नोर कर देंगे। उनका मीडिया भी हमारे को एंटरटेन नहीं करता। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हिमांशु, हमारा जो मीडिया है, कुछ ऐसा मीडिया है जो इसी ताक में रहता है कि कुछ एंटी गवर्नमेंट मिले और हम उसको सारा दिन चलाएं। तो आई डोंट थिंक कि उनकी कोई इतनी ज्यादा वैल्यू है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब लोग एक्सपोज होंगे, आज नहीं तो कल, बिकॉज ये ज्यादा दिन चलने वाला इशू नहीं है, स्पेशली ये जो फॉरेन वगैरह का ये है। और हाँ। रही बात इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर आने की, द प्रेजेंट गवर्नमेंट विच हैज गॉट अ फुल मैंडेट ऑफ 303, इट इज टू स्ट्रांग टू बी बॉदर्ड बाई ऑल दीज पीपल। और ये 370 से बड़ा इंडिया का कोई डिसीजन नहीं हो सकता, ये आप याद रखिए। आर्टिकल 370 से बड़ा कोई डिसीजन मुझे लगता है लास्ट 70 साल में नहीं लिया गया होगा इंडियन जी सर। पॉलिटिकल हिस्ट्री के। अगर इंडिया उस प्रेशर में नहीं आया तो आई डोंट थिंक इतना कोई आएगा। हाँ, इसमें क्या होता है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वगैरह बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं, तो उसको आपको अगर कहीं यूनाइटेड नेशन में भी ये इशू पहुंच जाएगा, डोंट बी सरप्राइज। तो उसमें आवर डिप्लोमेट्स आर वेरी लर्नेड पीपल, हमारे फॉरेन मिनिस्टर खुद एक डिप्लोमेट रहे हैं पहले, तो दे विल प्रेजेंट इट प्रॉपर्ली इफ रिक्वायर्ड। हालांकि ऐसी कोई नौबत आएगी नहीं, तो आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग, बट ओनली थिंग इज कि थोड़ी देर तक ये एक ऐसा होता है कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा जरूर इसका एक रहता है, बट दैट डजंट सस्टेन फॉर लॉन्ग। जी सर। तो सर अभी जो ये इस रीसेंट प्रोटेस्ट में सर ये काफ़ी चल रहा है कि कुछ एक लोग इस प्रोटेस्ट को एक खालिस्तानी टैग का नाम भी देने में लग रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे जो या तो अपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर्स हैं या फिर जो अभी रूलिंग पार्टी है इंडिया में उसके कुछ मेंबर्स हैं जो इस मूवमेंट को प्रो खालिस्तानी या खालिस्तानी के नाम से इस पे एक ब्लेम गेम का खेल चल रहा है। तो सर आपके नज़रिए से क्या ये चीज़ सही है कि इसमें खालिस्तानी एंगल से भी इसको इस आंदोलन को चलाया जा रहा है? देखिए बाचू, जो हमने पहले बात करी है कि जी। इसमें बहुत एक छोटा सा सेगमेंट है जो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करना चाहता है। हम्म। उनका कुछ भी कोई बेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनको जस्ट एक अपना एग्जिस्टेंस दिखाना है कि हाँ हम कुछ है। और उन्होंने ही ये सब जाके दिल्ली में रेड फोर्ट के ऊपर अपना जो पंथिक फ्लैग था वो चढ़ाया। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज ये देखने वाली है कि जो रेड फोर्ट पे फ्लैग चढ़ाया गया वो निशान साहब है, इट इज नॉट अ खालिस्तानी फ्लैग, ये पहले क्लियर होना चाहिए। इसमें हम्म। थोड़ा सा लोगों की अवेयरनेस की कमी की वजह से ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी हो गई है। बट होता क्या है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस नेगेटिविटी पहले स्प्रेड हो जाती है। जी सर। तो ये खालिस्तानी वगैरह कुछ नहीं है। ये क्या होता है, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट रहा है और पंजाब में पहले टेररिज्म का दौर रहा है 10-12 साल का, तो एक जनरल परसेप्शन ये ड्रॉ करा जाता है कि शायद इससे मिलिटेंसी या टेररिज्म रिवाइव हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पीपल आर वेरी वाइज। द ओनली थिंग इज बिकॉज एक मीडिया के अंदर ऐसा कैंपेन कोई ना कोई ग्रुप चला देता है, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। हैव यू एवर हर्ड कि नरेंद्र मोदी साहब या अमित शाह जी ने बोला है कि ये खालिस्तानी है? ये कुछ लोग जिनको बात करने की समझ नहीं होती, वो एक ऐसा लूज टॉक कर देते हैं, उससे 2+2 5 बन जाता है और फिर वो पूरी जगह फैल जाता है। तो दिस इज टोटली बेसलेस। हाँ, ये कुछ ये पन्नू सिख फॉर जस्टिस उन्होंने $2.5 करोड़ का और या $2.5 करोड़ का इनाम हम्म। विनाम रखा था, वो इमेटीरियल है। अगर उस आदमी में इतना ही दम होता तो वो इंडिया के अंदर आके फाइट करता खालिस्तान के अंदर। वो वॉशिंगटन में, ये न्यूयॉर्क में बैठ के वहां से चिट्ठी पत्र भेजना और इनाम अनाउंस करना वो बहुत ईजी है। कल को यहाँ से कोई इनाम अनाउंस कर देगा कि आप वहाँ वॉशिंगटन डीसी के ऊपर जाके खालिस्तान का फ्लैग लगा दो। तो सी दिस इज ऑल इमेटीरियल। द ओनली थिंग इज कि इसको इग्नोर करेंगे तो बेटर रहेगा। इसके बाद ज्यादा हम इस पे फोकस करेंगे तो उनको ज्यादा इसमें एक वो मिलती है लाइमलाइट, वो उसी को ही ढूंढ रहे हैं इधर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हीरो बनते हैं ऐसे लोग, अगर हम्म। हम इनको एसोसिएट करवाते हैं ना तो ये हीरो बन जाते हैं। अभी बुरहान वानी है, बुरहान वानी ने किया जो भी किया, इतना कोई वो नहीं था, वो हीरो बन गया कि बुरहान वानी, बुरहान वानी। बुरहान वानी को मार दिया, एरिया कमांडर का खत्म इशू। उसके बारे में इतना डिस्कशन हुआ कि पाकिस्तान में उसके स्टिकर बन गए, व्हाट्सएप वॉलपेपर बन गया, ये बन गया। सो सी दीज आर ऑल टेम्पररी दिस थिंग, दे विल डाई विद देयर ओन टाइम।
इनके बारे में जितनी डिस्कशन कम करी जाए उतना ही बेटर है। पंजाब इज टोटली नॉट एसोसिएटेड विद दिस, और जी ना सर। ही इनका कोई इनके साथ कोई रिलेशन है। हाँ, लोगों को, जो पंजाब के लोग या है, उनको खुद सेल्फ रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, कुछ ऐसा पोस्टर वगैरह नहीं कैरी करने चाहिए साथ में जिससे वो अलग से आइडेंटिफाई हो जाए। तो दैट इज ओनली माय पॉइंट। हालांकि आप सबको मॉनिटर नहीं कर सकते, बट फिर भी कुछ एक दो लोग रहते हैं जो इस टाइप के स्टिकर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, तो दे आर इमेटीरियल, दे आर नथिंग टू डू विद इट। ये एक प्रेस्टीज इशू अभी बना हुआ है, होपफुली इट विल गेट रिजॉल्व। जी तो सर इसी सर संदर्भ में मेरा एक सर आपसे एक प्रश्न है कि जो 26 जनवरी 2021 को हमारी दिल्ली पुलिस के साथ जो अभी हिंसा हुई जिसमें हमारे 510 से ज़्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुए, तो सर आप क्या मानते हैं कि जो ये हथियार इस्तेमाल किए गए थे इस आंदोलन में 26 तारीख को पुलिस पर हमला करने के लिए, सर वो कहाँ से आए इस आंदोलन में, अगर ये फार्मर प्रोटेस्ट रियल में था तो? तो हिमांशु, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि सबसे बड़ा हथियार था ट्रैक्टर। जी जिसको ट्रैक्टर को बना दिया गया टैंक। ट्रैक्टर में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो बड़ी सी बड़ी चीज को हिला देता है, बिकॉज बेसिकली वो एक हाई पावर्ड, हाई हॉर्स पावर बेस्ड मशीनरी होती है। अभी जी आप ये हिसाब लगाइए कि 20, 25, 30, 50 हजार ट्रैक्टर आ जाए दो चार डायरेक्शन से। पुलिस वालों ने जब इनसे म्यूचुअली सहमति करी थी कि आप कुछ नहीं लेके आएंगे, कुछ कैरी नहीं करेंगे, एक विश्वास नाम की भी चीज होती है ना। 40 किसान लीडर जिनका फार्मिंग करियर रहा है या उनकी एक फॉलोइंग है, उन्होंने एक ऑनर पुलिस ने उनको दिया कि ठीक है, हम 26 जनवरी वाले दिन, जिस दिन देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है, उस दिन इनको भी एक आपने मौका दे दिया। पुलिस ने ये थोड़ा एंटिसिपेट कर रहा था कि ये इस टाइप से आ जाएंगे, स्पेशली इन्होंने कमिटमेंट दे के रखा हुआ था इनको। तो इन पीस टाइम सिचुएशन 99% टाइम एक्सेप्ट एसएचओ या पुलिस इंस्पेक्टर या एक दो और लोगों को छोड़ के कोई भी अपना वेपन नहीं कैरी करता है। हम्म, आई हैव ऑल्सो वर्क विद पुलिस फॉर लॉन्ग टाइम। पुलिस अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक इनपुट या सिचुएशन ना हो, तो पुलिस अपना वेपन कभी भी कैरी नहीं करता। तो पुलिस के पास जो रूटीन में लाठी थी, या कुछ के पास तो वो भी नहीं थी, कुछ लेडी कांस्टेबल तो जस्ट एक नॉर्मल रास्ता दिखाने के लिए। अभी ये जो ग्रुप आया मास, इनके पास सबसे पहले तो वेपन था ट्रैक्टर। दूसरा, इनके पास कई लड़कों के पास थी लाठियां। तीसरा, पंजाब के अंदर एक ग्रुप होता है जो ब्लू रंग की ड्रेस पहनता है, नॉर्मल पब्लिक को पता नहीं, उनको निहंग सिख बोलते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, अपने साथ अपनी तलवारें कैरी करते हैं, हम्म, बर्छे कैरी करते हैं, और कुछ और टाइप के लेंसर्स कैरी करते हैं, और शील्ड्स कैरी करते हैं। वो उनका पार्ट ऑफ नॉर्मल रूटीन है। और वो भी आके सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए थे, और वो अपने घोड़े और कुछ और भी इक्विपमेंट वगैरह साथ लाए थे। तो जब ये सारा इशू शुरू हुआ है 7-8 बजे सुबह, तो वो भाई साहब लोग भी साथ में ही इनके कूद पड़े। उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने तलवारें चलाई बाद में, और लाठी डंडे तो थे कुछ लड़कों के पास, दैट इज अनडिनाइबल। हम्म, लाठियां तो ये लेके आए थे, हालांकि किसी के पास हथियार वथियार नहीं था। एक आदमी ने उल्टा पुलिस वाले से टीयर गैस की ना, एक आदमी ने, उसका भी वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ है। तो ये बेसिकली फर्स्ट वेपन जो उनका टैंक था, दूसरा लाठी डंडे, और तीसरे जो निहंग सिख थे उनके पास थी तलवारें, बर्छे, और तो उससे इन्होंने एक पुलिस को पूरा जो है चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने अपनी तरफ से रेजिस्टेंस दिखाई कि क्योंकि ये कॉमन सिटीजन है, और अगर बाई चांस पुलिस फायर कर देती तो आज शायद पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इसकी जी चर्चा सर। होनी थी कि निहत्थे लोगों पे ये हो गया। किसी ने ये नहीं देखना था कि पुलिस की क्या उस टाइम पे सिचुएशन थी। तो मैं हम्म, कहूंगा पुलिस ने बहुत रिस्ट्रेन रखा, इनके ऊपर फायर नहीं करा। अगर फायर कर देते तो आज नजारा कुछ और होता। तो ये जितने फार्मर्स हैं, दे वुड हैव बीन सिटिंग एट राजपथ राइट नाउ कि आप इनको बर्खास्त करो या फांसी की सजा दे दो पुलिस वालों को। तो हम्म, पुलिस के लिए भी ये डबल वैमी था, बिकॉज पुलिस के पास कोई शूट एट साइड का भी ऑर्डर नहीं था, और ना ही पुलिस वालों के पास हथियार था। इन लोगों के पास, कुछ के पास सेल्फ मेड वेपन थे। तो उन सब का इन्होंने जरूर किया है। और मैं बार बार इस चीज का कहूंगा, ये जो टोटल किसान संगठन है, इसको इसकी कलेक्टिव जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस चीज की। वो ये नहीं कह सकते कि हमको नहीं पता ये कहाँ से आए। मैं इस आर्गुमेंट को बिल्कुल बाय नहीं करता कि ये कहें कि हमको नहीं पता ये कौन लोग थे। ऐसा कभी नहीं होता। आप दो चार लोगों के बारे में कह सकते हो, जब भीड़ की भीड़, इतनी बड़ी भीड़ आ जाए, तो वो आप में से ही निकल के आए ना। ये दीप सिद्धू या जो भी थे, वो उसमें इतनी कैपेसिटी है क्या, वो इतने लोगों को ले आएगा, ऊपर ले जाएगा? तो इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है। दे आर एट फॉल्ट, एंड आई फील
Police should take strict disciplinary action against all these people. जी, तो सर इसी संदर्भ में एक मेरा सर आपसे आखिरी प्रश्न है कि अभी जो सर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी अपने जो कि या तो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भारत की जो पुलिस सेवा है जो दिल्ली में सिक्योरिटी देखती है, दिल्ली पुलिस को इन्होंने पूरा की पूरा इन्होंने डिसोन कर दिया। और जो पुलिस के जवान हैं उनसे तो ये मिलने गए नहीं, और जो प्रदर्शनकारी जो घायल हुए थे या फिर एक जो प्रदर्शनकारी जो ट्रैक्टर पलटने से जो मारा गया उसके घर जाके ये शोक सभा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो सर आप क्या मानते हैं कि ये पॉलिटिक्स करने का, पॉलिटिकल पार्टीज का ये टाइम है, ये भारत के साथ एकजुट होकर इस आंदोलन को खत्म करने का एक ये समय है सर? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और ये सारा जो है सारा समअप इसी आंसर में होगा। मैं आपको एक बिल्कुल फैक्ट की बात बताता हूँ। हिमांशु, अगर पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की गवर्नमेंट होती हम्म। और ये बिल 2015 में लाया हुआ होता या 2016 में लाया होता, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, ये बिल में कभी भी रेजिस्टेंस नहीं आना। ये बात जो है ये इसलिए अभी हो रहा है क्योंकि प्रोबेबली पंजाब इज ए एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट और इसमें थी कांग्रेस की गवर्नमेंट। हम्म। और कांग्रेस ने बिल्कुल सही मौका ढूंढा गवर्नमेंट को इस पे कॉर्नर करने का, बिकॉज ये कांग्रेस का लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट है टू कम बैक इन पावर और टू गेन पॉपुलैरिटी। इसके बाद उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले बिल है यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहे हैं, कोई कह रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल आएगा, तो उसमें वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम्म। इसी में उनको एक रे ऑफ होप लग रही है थी थोड़ी टू पंजाब, तो उन्होंने इस चीज को काफी बैकअप करा है, पुश करा है या जो भी करा है। अब रहा आपका दूसरा क्वेश्चन कि पुलिस वालों के, देखिए अगर ये पुलिस वालों के पास चले जाते हैं, उनको मिलने के लिए चले जाते हैं ये लीडर, तो फिर तो जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने तो ये समझना था कि ये तो हमारे साथ है ही नहीं, है तो पुलिस के साथ है। हम्म। दैट इज वेयर दे हैव गॉट ऑटोमेटिकली एक्सपोज्ड। जी सर। अगर अगर मिस्टर गुलाम नबी आजाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा के, उनके घर से जहां दिल्ली पुलिस के लोग एडमिट है वो 6 किलोमीटर भी जगह नहीं है, 10 मिनट लगते हैं उनको जाने में, वो जा सकते थे वहां पर, या केजरीवाल साहब जा सकते थे, या मनीष सिसोदिया जा सकते थे, या सीएम पंजाब, या कोई भी जा सकता था। बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर पुलिस। पुलिस किसी का ऐसे नहीं होता, पुलिस इज पुलिस, पुलिस इज अंडर स्टेट, वर्दी पहनते हो, वो कोई लोकल सेना नहीं है, वो दे आर एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली पुलिस। दे वर डूइंग देयर ड्यूटी। हम्म। मॉरली सबको, जितने लोग थे दे शुड हैव गॉन देयर एंड मेट हिम। मिस्टर अमित शाह गए बिकॉज ही इज हेड ऑफ देम। तो ये ऑपोजिशन ने वहां ना जाके अपने आप को पुलिस वालों के सामने भी बदनाम करवा लिया। जी सर। उनकी फैमिली से वो शहीद पार्क दिल्ली में बैठी 2 घंटे धरने पे, उन्होंने बताया कि कैसे हमारे पापा को या हमारी माँ को या उनके जो भी रिश्तेदार थे उनको के 57 स्टिचेस लगे एसएचओ अलीपुर के, जिसके हाथ पे तलवार चली है 6 दिन या 7 दिन पहले, जी सर। 57 स्टिचेस। एक लेडी कांस्टेबल उसके ऊपर इन्होंने निहत्थी थी, उस पर इन्होंने अटैक किया है। हम्म। तो मिलना तो दूर की बात है, पॉलिटिशियंस ने जो ऑपोजिशन के थे उन्होंने 1 मिनट के लिए ये भी बोला कि हमारे को इनसे जो है सिंपैथी है, दे वर डूइंग देयर ड्यूटी एंड ऑल। उल्टा इन्होंने करा कि पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर पुलिस एक्शन ले लेती तो यही पॉलिटिशियन आज धरने पे बैठ के बोलते कि इनको बर्खास्त करो। जी। दूसरा बात रही जो आपने बताया जिस लड़के की डेथ हुई ट्रैक्टर में, उसका एक क्लियर एविडेंस है कि वो लड़के के सामने बैरिकेड आ गया और उसने फुल हम्म। स्पीड पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया और वो ओवरटर्न हो गया। जी। इस पे एडीजीपी रामपुर, जो रामपुर पुलिस के हेड भी हैं, उनके बयान भी हैं, एएनआई ने उसको पब्लिश करा है कि इस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया देयर इज नो बुलेट इंजरी। तो कल प्रियंका जी वहां चली गई हैं, अभी यूपी में अगले साल इलेक्शन है, तो शी इज ट्राइंग टू बिल्ड अप सम बेस, जैसे उन्होंने हाथरस में भी जाके अपना थोड़ा दिखाना था, बट वी हम्म। ऑल नो उसके बाद असेंबली इलेक्शन में वो सारे हार गए। देखिए ये सब जो है, ये अभी मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को पुश करने का एक तरीका है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन बिल्स के ऊपर प्रॉपर और वाइड पब्लिसिटी दे, पब्लिक आउटरे करे, रीच करे। और इसमें बहुत और भी अभी कोशिशें होंगी। इतना दिस एजिटेशन इज नॉट गोइंग टू डाई डाउन सून। कल जो है वो अ, अ, चक्का जाम प्लान है, अभी जी। देखिए उसमें क्या होता है। हालांकि उन्होंने अनाउंस किया है कि हम कुछ एरियाज में नहीं करेंगे, बट ऐसे तो इन्होंने
ट्रैक्टर परेड में भी बोला था कि कुछ नहीं होगा। इन्होंने बोला था कि सब कुछ नियमित तरीके से चलेगा, उसके बाद हमने देखा क्या क्या हुआ। हम्म, तो इन्होंने बोला है कि चक्का जाम में हम यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करेंगे, दिल्ली में नहीं करेंगे। और पुलिस तो अभी वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक इंग्लिश की कहावत है कि एक बारी जो धोखा खा गया वो 10 बारी अभी ध्यान रखेगा। तो आई होप एंड आई प्रे टू गॉड ऑलमाइटी कि सब कुछ रहे। हालांकि पब्लिक को इनकन्वीनियंस बहुत आएगी, बट कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसा कुछ ना हो जाए कि बाद में उसको इट शुड नॉट बी इरिवर्सिबल काइंड ऑफ थिंग। तो दैट इज व्हाट आई होप। तो ये है इसमें सारी चीजें। और इसमें अगर आप अलाउ करें तो मैं इसमें एक दो पॉइंट और भी डालना चाहूंगा। जी सर, बिल्कुल श्योर। कि देखिए, ये अभी एक प्राइड का भी इशू बन गया है, क्योंकि क्या हो गया है कि गवर्नमेंट ने इसको बोला कि हम आपको 18 मंथ तक ये सस्पेंड कर देते हैं। हम्म, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई है, गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम 6 अमेंडमेंट भी ले आ जाते हैं जो आपने मांगे थे। जैसे मंडी में टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, एसडीएम कोर्ट पे की बजाय आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, और आपके जमीन के अगेंस्ट कोई लोन नहीं लेगा ताकि आपकी जमीन। बट अभी हिमांशु क्या हुआ है, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। नाउ इट हैज बिकम अ प्योरली प्रेस्टीज इशू। क्या होता है, जैसे गांव से निकल के जाते हैं, तो गांव से शहर गया, तो शहर से अगर वापस आ गया तो गांव में बोला जाएगा भाई तू क्यों वापस आ गया, तूने तो कुछ करा हम्म, ही नहीं। तो अभी वो किस मुंह से वापस जाएंगे, वो वाली बात है कि बिल वापस करा के ही जाएंगे। वो बोल रहे हैं ना, एक नारा लग रहा है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी। घर वापसी नहीं होगी जब तक बिल वापसी नहीं होगी। महेंद्र सिंह तो राकेश टिकैत साहब जो है वो ये बोल रहे हैं। तो जी सर। अभी क्या है, ऑल एडमेंट बिहेवियर। और मोदी साहब ने बोला है कि हमारा अभी भी वो स्टैंड जो है वो कायम है, जो 22 जनवरी को हमने आपको दिया था कि हम इस बिल को होल्ड करते हैं। और आप अगर आपको कोई बात करनी है, आई एम जस्ट कॉल अवे। आप हम्म, जब भी फोन करिए आप कृषि मंत्री को, वो आपसे बात करेंगे। और अब इसको अगर इशू ही बना दिया गया है तो इट इज नाउ वेरी डिफिकल्ट, इट इज ए डेडलॉक। और इसमें अभी क्या हो गया है कि इसमें पंजाब में बहुत सारे यूट्यूब चैनल, न्यूज़पेपर और रीजनल मीडिया चैनल ने शुरू से एक स्टैंड लिया कि ये बिल खराब है, वो भी इसी में रम गए। अब उनके लिए भी एक प्रॉब्लम है कि अगर ये वापस चले गए तो उनकी व्यूअरशिप भी कम हो जाएगी, तो दे आर आल्सो एट द बैकफुट नाउ कि इसको समर्थन करना ही करना पड़े। अभी ऐसा हो गया है कि वहां पर अगर आप नहीं समर्थन करोगे तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इस टाइप के भी हो हम्म, गया। अभी आपने जी पेपर में सर। पढ़ा होगा कि किसी को फाइन लगाया जा रहा है 1500 रुपए का, किसी को बोला जा रहा है कि तुम गांव में नहीं घुसोगे अगर तुम दिल्ली नहीं गए। तो बहुत सारी जो है इसमें चीजें चल रही है। तो इट इज मोर ऑफ अ इशू की प्राइड वाला अभी इशू बन गया। और अभी इसमें हरियाणा के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हालांकि उनमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा उबाल नहीं है, क्योंकि ये सारा जो है पंजाब से ड्रिवन है। और वेस्टर्न यूपी का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राकेश टिकैत जी जब वो उन्होंने इमोशनली लोगों को चार्ज अप किया, तो उसके बाद पब्लिक आ गई कि ये एक हमारा हमारी कम्युनिटी के हैं तो इनके ऊपर कैसे हम्म, ऐसे है। तो ये जी सब जो है ये सारा एक बहुत अभी इमोशनल गेम ज्यादा चल रही है रादर देन टेक्निकल गेम। गीता गोपीनाथ जो आईएमएफ की हेड है, उन्होंने भी बोला है कि ये बिल्स आर वेरी रिफॉर्मिस्ट। एक आईएमएफ की हेड एक बात बोल रही है तो सोच समझ के बोल रही है। और हम जो है ग्रेटा और ये रिहाना, लोग आज तक कभी खेत पे नहीं गए होंगे, उनकी से कुछ किसान नेता खुश हो रहे हैं कि हमारे को फॉरेन से सपोर्ट मिल रहा है। जी सर। उन्होंने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि उनको गीता गोपीनाथ ने सपोर्ट क्यों नहीं किया, हम्म, है ना। तो दिस इज ऑल बेसिकली दिस थिंग। एक इसमें मैं आपको आई जस्ट वांट टू पुट वन पॉइंट बिफोर आई फॉरगेट दैट आप इसमें एक चीज नोट करिए कि इन इस पूरे गेम के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि जो लोग बोल रहे हैं कि वहां दिल्ली में रेड फोर्ट में वायलेंस हुआ, उसको तो हम कंडेम करते हैं। आपने कोई भी ऐसा पंजाब का नॉन बीजेपी लीडर सुना है जो ये बोल रहा है कि जो फ्लैग चढ़ाया गया वो गलत है? कोई भी नहीं आपको मिलेगी, एक भी आदमी की स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। तो हम्म, दैट इटसेल्फ टेल्स कि वो डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ तो कह रहे हैं दीप सिद्धू बीजेपी का एजेंट था, दूसरी तरफ वही पार्टी जाके वहां पर जो लोग 122 लोग दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करे उनके लिए लॉयर प्रोवाइड कर रहे हो आप। जी सर। तो आप खुद ही कंफ्यूज हो कि दीप सिद्धू बीजेपी का एजेंट है कि जो 122 लोग हैं वो बीजेपी के एजेंट है। क्योंकि 122 लोग जो जेल में बंद है उनके लिए आप लॉयर लेके आ रहे हो, हम्म, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और दीप सिद्धू को बोल रहे हो आप बीजेपी एजेंट है। तो आपका अपना ही
जो स्टैंड है वो वहाँ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। जी तो it has become a totally chaotic situation now. It is purely a prestige issue, और इसको जितनी जल्दी समझा जाए उतना ही बेटर है, बिकॉज unnecessarily it is taking away too much of time of government also and local public also. जी। तो सर आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे समय देने के लिए। और सर हमारे दर्शकों को भी आज बहुत ही अच्छा लगा कि आपसे सर काफ़ी हमारी चर्चा हुई इसी विषय पे। सर तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।